डॉन फर्नांडो दे ला क्रूज स्पेन के बहुत पावरफुल और बहुत ही नोन इंसान थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम मारिया था। मारिया बेहद खूबसूरत थी, लंबे डार्क हेयर और फेयर स्किन के साथ। मारिया में हर वो चीज थी जो एक लड़का अपनी होने वाली वाइफ में इमेजिन कर सकता था। बहुत से बड़े बड़े खानदान वाले लड़के मारिया के सामने जाकर उसको प्रपोज करते थे। वो चाहते थे कि मारिया उनसे शादी कर ले। काफी सारे लड़कों की ड्रीम गर्ल थी मारिया, लेकिन मारिया ने सबको मना कर दिया क्योंकि मारिया बहुत अलग थी। उसे ना तो पैसों का लालच था, ना ही फेम का और ना ही लाइमलाइट का। उसको बुक्स और ट्रीज के नीचे बैठना बहुत पसंद था। पेड़ों के नीचे उसे एक अलग सी शांति मिलती थी, कुछ ऐसा सुकून जो उसे पैसों में या फिर बड़े बड़े राजमहलों में नहीं मिलता था। एक बार ऐसे ही मारिया जंगल में घूम रही थी और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम जुआन होता है। जुआन उन अमीर बिगड़े लड़कों जैसा नहीं था। वो एक फार्मर का लड़का था, काफी हम्बल था, ऑनेस्ट था, अपने काम को लेकर ईमानदार था। ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन जैसा भी था काफी अच्छा था। मारिया को जुआन पसंद आने लगा। पहले तो दोस्ती हुई, लेकिन दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिला करते थे, एक पेड़ के नीचे, दुनिया से छुपकर, अपनी फैमिली से छुपकर। पर यह प्यार शायद दोनों के ही नसीब में नहीं था। मारिया के फादर डॉन फर्नांडो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, तो जाहिर सी बात है उन्हें ये बात पता चलनी ही थी। और जैसे ही उन्हें ये सीक्रेट का पता चला, डॉन फर्नांडो का गुस्सा भड़क गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसने गुस्से में अपनी बेटी को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी, अगर तुमने जुआन से मिलना जारी रखा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, इतने बुरे जितना शायद तुम सोच भी नहीं सकती। ये सब सुनकर मारिया का दिल जैसे मानो टूट सा गया था। वो कई हफ्तों तक तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं आई, बस कमरे के अंदर सिसक सिसक कर रोती रहती। और ऐसे ही एक बार सब चीजों से परेशान होकर मारिया सोचती है कि आखिर मुझसे कोई प्यार करने का हक कैसे छीन सकता है। ये तो मेरा हक है, मैं जिसे चाहूं उसे पसंद कर सकती हूँ। देन मारिया डिसाइड करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पापा कितना भी जोर लगा दे, कुछ भी कर ले, मैं अपनी बाकी की जिंदगी, पूरी जिंदगी जुआन के साथ ही जीऊंगी। उस रात तेज बारिश हो रही थी, मगर यह बारिश मारिया को रोक नहीं सकी। वो चुपके से घर से भाग गई और जुआन से मिलने चली गई। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वो अगले हफ्ते सेम पेड़ के नीचे मिलेंगे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अब वो दोनों सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो रात पूर्णिमा वाली रात थी। प्लान के अकॉर्डिंग मारिया डिसाइडेड लोकेशन पर जाकर जुआन का इंतजार करने लगती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जुआन नहीं आया। देखते ही देखते पूरी रात बीत गई, लेकिन जुआन का कुछ अता पता ही नहीं था। मारिया बहुत ज्यादा परेशान हो गई। एक तो इतनी हिम्मत करके वो घर से भाग कर आई थी, ऊपर से जुआन आया ही नहीं। मारिया के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, मगर उन सवालों के जवाब के लिए उसे ज्यादा देर इंतजार करना नहीं पड़ा। सुबह उसको पता चलता है कि जुआन अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका कत्ल हो गया था। उसको किसी ने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था, और उसकी बॉडी देखते ही मारिया तो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। मारिया समझ चुकी थी कि जो भी हुआ है उसके पीछे उसके पापा का ही हाथ है। ऊपर से गांव में ये र्यूमर भी थे कि मारिया के फादर ने जुआन को मारने के लिए कुछ लोगों को हायर करा था। और जैसे ये र्यूमर्स मारिया को पता चलते हैं, वो उसका जो शक था वो काइंड ऑफ श्योरिटी में बदल जाता है। मारिया पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसका फ्यूचर, उसका बॉयफ्रेंड, उसका वो हमसफर जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताने वाली थी, सब कुछ एक ही मिनट में खत्म हो चुका था। और मारिया का दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। और इसी दुख में मारिया ने कसम खा ली कि वो इसका बदला लेकर रहेगी। लेकिन वो करती भी क्या? जुआन को खोने का दर्द मारिया को अंदर से खाए जा रहा था। और उसके पिता ने जो भी सारे जुल्म करे थे, अगर वो उनकी सजा भी दे तो दे कैसे? अपने पापा को वो कभी माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। लेकिन जिसको सजा देनी थी, मारिया के लिए कोई आम इंसान नहीं था, वो उसके पापा थे जिनको बचपन से प्यार से देखती आई। मतलब मारिया के लिए वो तो आइडल थे और मारिया को प्यार भी बहुत करते थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। वो वापस से जंगलों में जाती है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है जिस पेड़ के नीचे सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ वो जुआन से मिला करती थी, जहाँ उसे शांति मिला करती थी। और वहीं बैठे बैठे वो अचानक से अपनी जान दे देती है। अगली सुबह जब लोग वहां पर आए तो उन्होंने मारिया को उसी पेड़ से लटका हुआ पाया। उसका सफ़ेद ड्रेस हल्की हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें जो कभी उम्मीद और प्यार से भरी होती थी, अब बिल्कुल बेजान थी। वो ज़मीन जहाँ उसने सुकून पाया था, अब उसकी कब्र बन चुकी थी। लेकिन मारिया की आत्मा को सुकून नहीं मिला। उसकी इतनी दर्द भरी, गुस्से से भरी मौत ने उसके रूह को इंसानों की दुनिया से बांध दिया। और इसी तरीके से शुरू होती है एक दास्तान, द स्टोरी ऑफ व्हाइट लेडी। लोगों ने एक भूतनी के नजर आने की रिपोर्ट्स देना शुरू करी, जो बिलेटे ड्राइव के रोड पर देखी गई थी। वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहने होती थी। उसके लंबे काले बाल पीछे उड़ते रहते थे और उसके चेहरा हमेशा अंधेरों में छुपा रहता था। मुसाफिर उसको रोड के किनारे खड़े देखते
पर जैसे ही पास जाते वो गायब हो जाती। कुछ लोग कहते थे कि उनको उसके रोने की आवाज़ भी आती है, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब वो अपनी गाड़ी उसके सामने से ले जाते थे तो वो अचानक से उनकी गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठ जाती थी। उसकी ठंडी सांसें उनके गाड़ी के शीशे पर फॉग बना देती थी और फिर वो गायब हो जाती थी। कई सालों तक ये साइटिंग चलती रही। हर कहानी पिछली से ज्यादा डरावनी होती। कुछ लोगों का मानना था कि मारिया की आत्मा उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्हें जुआन की मौत का जिम्मेदार माना गया, जबकि कुछ लोग सोचते थे कि वो अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है, एक आत्मा जो हमेशा के लिए जमीन पे भटकने के लिए मजबूर हो गई थी। ऐसी एक रात की बात है। कार्लोस नाम का एक टैक्सी ड्राइवर बिलेटे ड्राइव पर गाड़ी चला रहा था। उसने कहानियां तो सुनी थी पर वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। जब वो अपनी गाड़ी चला रहा था तो उसने रोड के पास ही बगल में एक सफेद कपड़ों में खड़ी हुई औरत को देखा, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसने सोचा कि कोई मुसाफिर है जिसे लिफ्ट चाहिए, तो कार्लोस ने गाड़ी रोकी और पूछा, मैडम आपको लिफ्ट चाहिए क्या? बिना कुछ कहे वो औरत पिछले वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी में एक अजीब सा सन्नाटा था, पर कार्लोस ने ड्राइव करना जारी रखा, उस ठंडी सी फीलिंग को इग्नोर करते हुए जो धीरे धीरे उसके शरीर को लग रही थी। कुछ देर बाद जब उसने रियर व्यू मिरर पर पीछे की साइड देखा तो उसका खून जम गया। उस औरत का चेहरा गायब था। उसकी ना तो आंखें थी, ना नाक और ना ही मुंह। सिर्फ एक सफेद चिकनी सरफेस थी जहां उसका चेहरा होना चाहिए था। डर के मारे कार्लोस ने गाड़ी घुमा दी, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। कांपते हुए वो चुपचाप घर चला गया और उस दिन के बाद उसने कभी भी उस बेलेटे ड्राइव से कभी भी गाड़ी नहीं चलाई। व्हाइट लेडी की दास्तां आज भी जिंदा है, एक ऐसी कहानी जो फिलीपींस की वन ऑफ द मोस्ट फेमस अर्बन लेजेंड की कहानी है। व्हाइट लेडी अब फिलीपींस की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, एक कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ डिटेल्स बदल जाती है, लेकिन मूल कहानी वही रहती है। एक जवान लड़की जिसका दिल प्यार और धोखे की वजह से टूटा, रात के अंधेरों में अभी भी भटकती है, सुकून ढूंढती है जो उसे आज तक नहीं मिला। फिलिपियन एक ऐसा देश जिसे दुनिया पर्ल ऑफ द ओरिएंट सी के नाम से भी जानती है। ये जगह अपनी खूबसूरती, बीचेस और फ्रेंडली लोगों के लिए मशहूर है। पालावान के एमरल्ड्स वाटर, मनीला की नाइट लाइफ और केबू के हेरिटेज टेम्पल्स सब मिलकर इस देश को ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाते हैं। लेकिन हर खूबसूरत जगह के अंदर कुछ राज छुपे होते हैं और फिलीपींस जैसे स्वर्गीय देश में भी कोने कोने में कई सारे राज छुपे हैं। ऐसी ऐसी कहानियां जिंदा है जो सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस करी जा सकती है। कहानियां जो सड़कों, पेड़ों और पुराने घरों में गूंजती हवा के साथ फुसफुसाई जाती है। कोई कहता है कि ये सब सिर्फ अफवाह है, कोई मानता है कि ये सच है, पर असल में ये सब कहानियां एक सवाल छोड़ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ र्यूमर्स है या फिर मिथ है, क्या वो कभी रात को बाहर निकले हैं? क्या वो लोग सही में उन जगहों से गुजरे हैं जहां पर ये सारी चीजें होने का दावा लोग करते हैं? शायद नहीं, और इसीलिए बिना किसी चीज को महसूस करे उसे नकार देना सही बात नहीं है। खैर, आज हम फिलीपींस के कुछ ऐसे ही अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करेंगे जहां कहानियां और हकीकत के बीच की लकीर कब की धुंधली हो चुकी है। अस्वांग एक माइथिकल क्रिएचर जिसे फिलीपींस के फोकलोर में सबसे ज्यादा डरावना माना गया है। अस्वांग एक शेप शिफ्टर है, वैम्पायर, विच और वेयरवुल्फ जैसे सबसे खतरनाक रूपों का मिला जुला दर। दिन में एक आम इंसान जैसा दिखता है और आम इंसानों के बीच ही रहता है, लेकिन रात होते ही इसका असली रूप सामने आता है। लाल खून भरी आंखें, उल्टे पैर और इंसानी मांस की भूख। कहते हैं अस्वांग हर रात छोटी बस्तियों में घूमता है, लोगों को उनके घरों के बाहर निकलने के लिए एक अजीब सी टिक टिक आवाज सा करता है। जैसे जैसे वो करीब आता है, आवाज धीरे धीरे कम होती जाती है ताकि शिकार को लगे कि वो दूर जा रहा है, और इसी धोखे में वो अपने शिकार पर टूट पड़ता है। इसके शिकार ज्यादातर बच्चे और प्रेग्नेंट औरतें होती है। कहा जाता है कि अस्वांग अपनी लंबी और बहुत पैनी जीभ से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उस बच्चे का खून पी जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि अस्वांग दिन के समय बहुत कमजोर होता है और इसीलिए आम इंसान बनकर आम इंसानों के बीच में रहता है। अगर आपको कभी कोई खूबसूरत लंबी बालों वाली लड़की दिखे तो ध्यान से देखना, उसके पैर उल्टे तो नहीं, क्योंकि अस्वांग के पैर हमेशा पीछे की तरफ होते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप अस्वांग की आंखों में देख लो तो आपको हर चीज की रिफ्लेक्शन उल्टी नजर आएगी। और अगर आपके पास फिलीपींस का ट्रेडिशनल ऑयल जो कि अल्बुलारियो ऑयल है, अगर आपके पास ये ऑयल है तो अस्वांग के पास आते ही अस्वांग उबलने लगता है। इस क्रिएचर की कई प्रजातियां भी मानी जाती है, जैसे टिक टिक या वाक वाक, जो कि एक बड़े पक्षी में बदल जाते हैं। सिगबिन
जो तस्मानियन डेविल जैसा होता है, और मनंगाल जो दिन में तो एक औरत के रूप में रहती है, लेकिन जैसे रात होती है वो अपने ऊपर की बॉडी और नीचे की बॉडी दोनों को अलग अलग दिशा में भेज देती है, राहु केतु की तरह। 2023 में तो फिलीपींस ने इस मनंगाल जो कि अलग अलग बॉडी में चलती है, ऊपर की अलग नीचे की अलग, उसको एक घर की छत के ऊपर बैठा हुआ देखा था, जिसने पूरे इलाके को डरा दिया और वहां पर पुलिस तक को बुलाना पड़ा। अस्वांग के बारे में लिखित सबसे पुराना जिक्र 16th सेंचुरी में मिलता है, जब स्पेनिश मिशनरीज ने डॉक्ट्रिना क्रिस्टीनिया नाम की ग्रंथ में लिखा था कि ओस्वांग एक ऐसी शैतानी जादूगर है जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाता है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि स्पेनिश लोगों ने ओस्वांग के डर का इस्तेमाल किया था ताकि लोकल स्पिरिचुअल लीडर्स जिन्हें बाबा लांस कहा जाता था, उन्हें बदनाम करके सब लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदला जा सके। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ओस्वांग की कहानी और भी पुरानी है। ये कहानी 13th सेंचुरी के मलाय लोगों के साथ आई थी, जिनके फॉकलोर में एक सिमिलर क्रिएचर पेनंगाल का जिक्र मिलता है, जो सिर्फ रातों में उड़कर माँ और बच्चों पर अटैक करता था। सबसे हैरत अंगेज बात तो ये है कि कोल्ड वॉर के दौरान CIA ने भी ओस्वांग लेजेंड का यूज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए किया था। CIA ऑपरेटिव एडवर्ड लैंसडेल ने कम्युनिस्ट रेबल्स को डराने के लिए एक खौफनाक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने कुछ रेबल्स को मारकर उनके गले में छेद कर दिया ताकि ऐसा लगे जैसे उन्हें ओस्वांग ने खत्म किया हो। और जब विलेजर्स ने उनकी खून से खाली लाश देखी तो पूरा इलाका डर के मारे भाग गया। एक CIA रिपोर्ट के मुताबिक इस एक चाल की वजह से कई सारे कम्युनिस्ट स्क्वाड्स बिना लड़ाई के सरेंडर कर गए। और आज भी फिलीपींस के कापिज रीजन में लोग ओस्वांग में यकीन करते हैं। और इंटरेस्टिंगली इसी रीजन में एक रेयर जेनेटिक डिसीज XDP एक्स लिंक्ड डिस्टोनिया पार्किंसोनिज्म भी पाई जाती है, जिसमें इंसान की बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्विस्ट और स्पैज्म करती है। शायद इसी फिजिकल कंडीशन को लोगों ने ओस्वांग समझा, लेकिन शायद क्योंकि मैं अर्बन लेजेंड्स की पॉसिबिलिटीज को पूरी तरीके से नहीं नकारूंगा, हो सकता है शायद वो असली में हो भी। फिलीपींस के फॉकलोर में एक ऐसा भी क्रिएचर है जो दिखने में तो मासूम लगता है, लेकिन रियलिटी में उससे ज्यादा आदमखोर, खौफनाक, डरावना कुछ भी नहीं। और उस क्रिएचर का नाम है तियानक। सोचो, रात के जंगल में किसी कोने से एक छोटे से बच्चे की रोती हुई आवाज आई, एक छोटी सी बेचारी सी चीख, जैसे कोई छोड़ गया हो। और जैसे ही कोई इंसान उस बच्चे को उठाने के लिए जाता है, उसका चेहरा बदलने लगता है। उसका क्यूट सा फेस एक डिमोनिक रूप ले लेता है। आंखें लाल और उभर जाती हैं, नाखून बड़े और तेज हो जाते हैं, दांत वैम्पायर जैसे बन जाते हैं और फिर वो अपने शिकार के गले में दांत गाड़कर उनका खून पी लेती है। कहते हैं ये जो बच्ची है ये सिर्फ रात में जंगलों के अंदर मिलती है और इसके रोने की आवाज़ कुछ हिप्नोटाइज करने जैसी होती है। जो भी लोग इसे सुनते हैं वो खुद को रोक ही नहीं पाते उसके पास जाने से। लेकिन एक अजीब बात भी ये है कि अगर आप जंगल में जाने से पहले अपने कपड़ों को उल्टा पहन लेते हो तो उसके रोने की आवाज़, जो वो हिप्नोटिज्म, वो सब आपके ऊपर कम काम करता है। कहा जाता है कि एक रिचुअल है, काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तियानक की डरावनी बात सिर्फ उसका रूप नहीं बल्कि उसका डिसेप्शन है। एक बच्चे के मासूम से चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक भयानक सा शैतान। इंसान जिस पे ट्रस्ट करके उसकी मदद करने के लिए जाता है, तियानक उसी पे ही हमला कर देता है। और शायद यही एक रीज़न है फिलीपीन का ये अर्बन लेजेंड बहुत ज़्यादा स्केरी माना जाता है, क्योंकि ये इंसान के इमोशन, उसके ट्रस्ट और उसकी ईमानदारी के ऊपर ही अटैक कर देता है। फिलीपींस के पॉप कल्चर में तियानक इतना डीपली इनग्रेन्ड है कि इस पर कई मूवीज, टीवी शोज और कॉमिक्स बन चुकी हैं। हर शो, हर मूवी में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, लेकिन कॉमन फीचर्स वही: शार्प क्लॉज, लाल आंखें, डिस्टॉर्टेड बेबी बॉडी। नेटफ्लिक्स के शो त्रेसे में तो तियाना को एक अजीब सा ट्विस्ट भी दिया गया है। नेटफ्लिक्स के शो में दिखाया है कि उसके लिम्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं और वो दीवारों पे चिपक कर ऊपर चढ़ सकता है। वेल, जो भी हो, इससे एक चीज तो पता चलती है कि ये अर्बन लेजेंड कितना पॉपुलर है। खुद नेटफ्लिक्स जैसे इतने बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने इस पर शो निकाला है। फिलीपींस में 7000 से ज्यादा आइलैंड्स हैं और हर रीजन का अपना फॉकलोर वर्जन है। कहीं तियानक एक शेप शिफ्टर है जो बेबी के अलावा जंगली डॉग या सुअर में भी बदल सकता है। कुछ जगहों पर ये एक डुअल क्रिएचर माना जाता है, एक मॉन्स्टरस औरत और उसका मरा हुआ फीटस एक साथ, जिसको इंडोनेशिया और मलेशिया के पोंटियानक फॉकलोर से कंपेयर किया जाता है।
यानी कल्चर और ज्योग्राफी के हिसाब से ये कहानी इवॉल्व होती गई। अब अगर ओरिजिन की बात करें तो तियानक का जन्म भी एक मिस्ट्री है। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि ये एक स्टिल बॉर्न या अननेम्ड इन्फेंट की आत्मा से बनता है, यानी वो बच्चे जो पैदा तो हुए लेकिन नाम रखने से पहले ही मर गए। कुछ और वर्जन्स कहते हैं कि एक अनबैप्टिसाइड बेबीज में से है जो कि मर गए, और इन सारे वर्जन्स में क्लियर कैथोलिक इन्फ्लुएंस दिखता है। स्पेनिश कॉलोनाइजेशन के दौरान जब क्रिश्चियनिटी फिलीपींस में आई तो उन्होंने लोकल बिलीफ्स के साथ अपना रिलीजियस एंगल जोड़ा। वो कहते थे कि अगर आप अपने बेबी को बैप्टाइज नहीं करोगे तो वो तियानक बन जाएगा। इसका मेंशन ब्लू मैंट्रिड के डिक्शनरी में भी मिलता है। वेल दोस्तों, ये थी कुछ फिलीपीन की अर्बन लेजेंड्स। मतलब अर्बन लेजेंड्स बहुत सारी है, लेकिन सारा सुनाने बैठूंगा तो वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए मैंने टॉप के अर्बन लेजेंड्स आपको बता दिए हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये वो अफसाने थे जो फिलीपींस के हर कोने, हर अंधेरी गलियों में अब तक जिंदा है। कहीं कोई रोती हुई बच्ची का रूप लेकर खून पीती हुई तियानक, तो कहीं कोई बेलेत ड्राइव के पास सफेद कपड़ों में भटकती हुई व्हाइट लेडी। हर लेजेंड में एक अपना ही डर है, अपना ही रहस्य है जो वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा है। शायद ये सब सिर्फ कल्पना हो, या फिर शायद उन सब के साथ सच में ऐसा हुआ हो जिसके जख्म अभी तक भरे ना हो। जो भी हो, पर एक बात तो पक्का है, फिलीपींस जैसा खूबसूरत देश अपने हर एक कोने में ऐसे राज छुपाए बैठा है जिसकी कल्पना किसी भी इंसान को नहीं होगी। और ये वो सारे राज है जो इंसानी समझ से परे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।